नमस्कार, हमारी खास पेशकश उपचुनाव का रण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मुरैना जिले की सुमावली सीट ऐसी सीट है जहां पर 30 साल में पहली बार बिना क्षत्रिय उम्मीदवार के चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव कैसा होगा, कितना दिलचस्प होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुमावली सीट पर बीजेपी से एंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। गुर्जर क्षत्रिय ब्राह्मण निर्णायक वोटर्स हैं। 1990 से 2008 में एक बार जनता दल से, बाकी बीजेपी से गजराज सिंह सिकरवार चुनाव लड़े। 2013 में सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से लड़े। 2018 में मानवेंद्र सिंह सिकरवार बीएसपी से लड़े। सुमावली विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,34,962 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,29,697, महिला मतदाता 1,05,253 और अन्य 12 हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से गुर्जर 33,000, कुशवाहा 30,000, ठाकुर 28,000 और ब्राह्मण 22,000 मतदाता हैं। इस सीट पर यह पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रिय जाति के उम्मीदवार नहीं हैं। मुझे लगता है कि भोपाल में बैठकर जातिगत समीकरणों के आधार पर लोकतंत्र के इन चुनाव को देखना कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर तरीका नहीं है, हमारा ये मानना है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में जातियों का या बाकी का नेतृत्व तो नहीं देखा जाता, लेकिन केवल उस पे ही पिन पॉइंट कर देना ये कोई बहुत परिपक्व राजनीति नहीं है, और इसीलिए हम सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं। आइए अब समझते हैं इसका सियासी समीकरण क्या है। 2018 में एंदल सिंह कंसाना 13,313 वोटों से जीते थे, जबकि बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। सत्यपाल सिंह सिकरवार जीते थे। उस दौरान अजब सिंह कुशवाहा ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से एंदल सिंह कंसाना को तीसरा स्थान मिला था। 2008 में एंदल सिंह जीते थे। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अब अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भीतर घात की स्थिति बन रही है। बीजेपी में इस समय भीतर घात की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि पार्टी से धोखा करने वाले नेता को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव हम जीतेंगे। सुमावली में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है, फड़फड़ाए हुए हैं। वहीं तो बोला है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि साहब जो है पारुल साहू और जो दूसरे लोग हमारी पार्टी में आए हैं ये रिजेक्टेड माल है। वहीं तो बोला है, ये बहुत स्त्री चेतना वाले लोग हैं, ये तो स्त्रियों का ऐसे शब्द प्रयोग करके सम्मान करते हैं। तो यहाँ तो इनका खेल खत्म है। इस सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, लेकिन जनता तय करेगी कि वह किसके साथ जाएगी। इस बार भले ही प्रत्याशियों में फेरबदल हुआ हो, लेकिन जनता का क्या मन है ये नतीजे बताएंगे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। उधर दतिया के भांडेर में चुनावी समीकरण इस बार बुरी तरह से उलझ चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस सुनियोजित रणनीति से एक दूसरे के परंपरागत वोटों में काफी हद तक सेंध लगाने में जुटी हुई है, जिससे राजनीति के धुरंधर पंडितों के लिए भी यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो चुका है कि आखिर चुनाव परिणाम होंगे क्या। उपचुनाव में अब बामुश्किल से 2 सप्ताह बचे हैं, लेकिन चुनाव में मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होगा या फिर त्रिकोणीय, ये राजनीति के बड़े बड़े जानकार भी नहीं बता पा रहे हैं। तीनों दलों के उम्मीदवारों के दल बदल के साथ मैदान में आने से राजनीतिक समीकरण बुरी तरह उलझ गया है।
साथ ही पार्टियों के परंपरागत वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। भांडेर विधानसभा में करीब 25,000 यादव मतदाता हैं, जो अभी तक कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं। बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र यादव को भांडेर का प्रभारी बना दिया है, जो 2 महीने से भांडेर में ही डेरा डाले बैठे हैं और यादव वोट बैंक में काफी हद तक सेंध लगा है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की नजर कुर्मी वोट बैंक पर है, जो बीजेपी का ठोस परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यहाँ करीब 10,000 कुर्मी मतदाता हैं। कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने का जिम्मा कुर्मी नेता पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को सौंपा है, जो 1 महीने से भांडेर में जमे हुए हैं और कुर्मियों के वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगा ली है। परंपरागत वोटों के बंटने से राजनीतिक समीकरण बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, तो वहाँ भी वोट बैंक या जातिगत वोट बैंक जो है वो ये नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में है, उलझा हुआ है। जैसे कुर्मी या निरंजन वोट बैंक जो बीजेपी का परंपरागत माना जाता था, उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बराबर सक्रिय बने हुए हैं, जिससे वो कुर्मी वोट बैंक प्रभावित कर रहे हैं, सेंध लगा दी है उन्होंने। दूसरी तरफ यादव वोट बैंक जो परंपरागत रूप से भांडेर में कांग्रेस को जाता था, उसमें बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री मोहन यादव जो बीज निगम के अध्यक्ष रहे हैं, वो सक्रिय हैं, तो वो यादव वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं कांग्रेस के। राजनीतिक समीकरण इसलिए भी और ज्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी के दलित वोट बैंकों में कांग्रेस ने सेंधमारी शुरू कर दी है, क्योंकि दलित मतदाता के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो फूल सिंह बरैया को अपना नेता मानते हैं और वे रहे कहीं भी वोट बरैया को ही देते हैं। इसके अलावा बीएसपी प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध कांग्रेस में रहे हैं, इसलिए वे कांग्रेस वोटों को काट रहे हैं। इसके साथ ही सामान्य वर्ग में गहरी पैठ होने के कारण बीजेपी के वोट भी काट रहे हैं। रक्षा सिरोनिया कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, उनके साथ भीतर घात का भी खतरा दिख रहा है। कुल मिलाकर सभी दलों के वोट बैंक गड़बड़ा गए हैं। भांडेर उपचुनाव में इस बार काफ़ी उलझा हुआ चुनाव समीकरण दिखाई दे रहा है, उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया जो कि दलित नेता उन्हें माना जाता है, पहले ही विधायक भी रह चुके हैं, तो काफ़ी दलित वोट उनकी ओर पलायन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महेंद्र बौद्ध भी दलित नेता माने जा सकते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी काफ़ी कुछ दलित वोट मिलने की संभावना है। वहीं तीसरी ओर अगर बात करें रक्षा सिरोनिया की, जो पहले कांग्रेस में थी, अब जैसा कि सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुकी हैं। महेंद्र बौद्ध कांग्रेस छोड़ इस बार बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बरैया बहुजन संघर्ष दल छोड़ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रक्षा सिरोनिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस के वोट कई जगह बढ़ते दिख रहे हैं। बड़ा कश्मकश मुकाबला है, चूँकि कांग्रेस और भाजपा और बसपा तीनों के प्रत्याशी अलग अलग दलों से आए हुए, तीनों ही दल बदलू है। इसके अलावा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो 3 भागों में विभक्त है। बसपा के पास भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बरैया जी के पास भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और जो सिरोनिया है उनके पास भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बटी हुई है। इसके अलावा जो जातिगत समीकरण है वो भी इस बार चेंज है। भांडेर में नहीं बल्कि जिले में ये पहला मौका है जब परंपरागत वोटों में भी सभी दल एक दूसरे के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी में लगे हैं। यही नहीं, तीनों दलों में भीतर घात की भी आशंका बड़े पैमाने पर है। ऐसे में उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता 10 नवंबर से पहले मुश्किल है। दतिया से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दलों ने कोरकू समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। इस समाज के वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 2008 में विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट पर कोरकू समाज का व्यक्ति ही जीतता आ रहा है। इसकी वजह है वोटों की संख्या। विधानसभा में कोरकू समाज के वोटर्स काफी हैं।
यही वजह है कि कोरकू समाज के वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार चुनती रही है। 1977 से अमल में आने के बाद यहाँ पर सामान्य उम्मीदवार ही रहे, जिसमें बृजमोहन मिश्र, तनवंत सिंह कीर, अर्चना चिटनीस। यहाँ बाहरी नेपानगर से हटके बाहर के लोग यहाँ पर उम्मीदवार बने और लगभग सभी लोग, कोई मंत्री, कोई विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे। उसके बाद में जब 2003 के बाद ये सीट एसटी हुई। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सर्वे के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सर्वे में जनता की राय भी ली जाती है। क्या होता है कि जब भी टिकट होता है तो सर्वे के आधार पर फाइनल होता है और कांग्रेस अपने तौर पे सर्वे करती है। हमने दूसरी एजेंसी से भी सर्वे करवाया है और कमलनाथ जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट क्षेत्र की जनता ने जिसका समर्थन किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने जिसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय हुआ है। उधर बीजेपी भी आदिवासी समाज के वोटों की संख्या की बजाय जनता की राय को तवज्जो देने की बात कह रही है। देखिए, ऐसा है कि जब 2008 में ये नेपानगर विधानसभा आरक्षित हुई, उस समय हमारे पास में जो आदिवासी समाज में अच्छे नेता थे, बहुत सारे नेता अच्छे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें राजेंद्र दादू एक ऐसे नेता रहे जिनकी माताजी भी वहाँ जनपद की अध्यक्ष रही। राजेंद्र दादू भी जनपद से चुने जाते थे, तो एक साफ सुथरी छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनका एक नाम था। और ऐसे नेता को चयन में किसी एक को टिकट मिलता है, और राजेंद्र दादू को टिकट दिया गया और वो अच्छे वोटों चुनाव जीते। कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुमित्रा काजडेकर पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। तो उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने चौंकाने वाले नेताओं की डिमांड प्रचार प्रसार और आम सभाओं के लिए पार्टी फोरम पर की है। इन उम्मीदवारों ने अपनी विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को लेकर इन नेताओं की डिमांड की जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण का अहम रोल दिख रहा है। यूपी बिहार का मॉडल अब मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। जातिगत वर्चस्व रखने वाले नेताओं की डिमांड उम्मीदवार कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के नेता और यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार में बुलाने की डिमांड की गई है। कुशवाहा समाज कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सुमावली करेरा सीट पर कुशवाहा वोट बड़ी तादाद में है। उम्मीदवारों ने यूपी के मंत्री कोरी की प्रचार में डिमांड आई है। कोरी समाज गोहद, डबरा, अंबाह पर निर्णायक है। यादव समाज की तरफ से भोपाल की विधायक कृष्णा गौर भी लगातार प्रचार में जुटी हैं। मुंगावली, अशोकनगर, सुर्खी में यादव वोट विधायकी की कुर्सी दिलवा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि प्रत्याशियों की आ रही डिमांड के तहत तमाम नेताओं को बुलाने के लिए निवेदन किया गया है। सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आगे पीछे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर एक दूसरे का आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश आते हैं। इस नाते से कुछ नेताओं का उन्होंने मांगा है कि इनका आना जाना रहा है यहाँ संपर्क के, वो आएंगे तो लाभ मिलेगा। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जो नेता हैं, उनसे हमने आग्रह किया अगर समय निकाल सकें तो बेहतर होगा। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत टीम है। उपचुनाव प्रचार के लिए कुशवाहा यादव समाज के नेताओं की मांग। केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। नन्नूलाल कोरी कोरी समाज के वोटर्स को साधने की कोशिश। कृष्णा गौर यादव समाज को लुभाने की कोशिश। आगरा के सांसद केपीएस बघेल की भी डिमांड। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं। यही कारण है कि जिस सिंधिया के भरोसे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब वही सिंधिया फेल साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे राज्यों के नेताओं के प्रचार प्रसार की डिमांड उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, कल तक तो ये कह रहे थे कि सिंधिया जी महानायक हैं,
और सिंधिया जी ने हम लोगों को जितवाया था, हमारी सरकार सिंधिया जी के कारण पड़ी थी, तो हमने तो नहीं बुलाया मौर्य जी को, अब क्यों ज़रूरत पड़ रही? जो हमारे खजाने से तलवार समझ के जिसको चुराया था मम्मा ने पैसे दे के, वो तलवार निकली लकड़ी की, अब घुमाते बन नहीं रही। इनसे ये सवाल जो है, इसका मतलब है कि जब यूपी के नेताओं को बुलाने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपील खत्म हो गई, इनकी आभा खत्म हो गई। 28 विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण के मायने को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी बाहरी राज्यों के नेताओं की लगातार प्रचार प्रसार और आम सभाएं कराने की डिमांड कर रहे हैं। पार्टी भी इस संबंध में विचार कर रही है और नेताओं को उन सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए बुला रही है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नेताओं की डिमांड की है। ये डिमांड जातीय वोट बैंक के आधार पर की गई है, ताकि उनके प्रचार प्रसार और सभा से उस वोट बैंक को अपने खाते में किया जा सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवराज और कमलनाथ में पत्राचार लगातार जारी है। चिट्ठीवार चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार चल रहा है। कल कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा था। जवाब में सीएम ने आज फिर से कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है। प्रवासी कमलनाथ को कहा, प्रदेश के हित और जनता के बारे में सोचें, प्रदेश को सिर्फ लूट खसोट का जरिया बनाएं, अपना और अपनी पार्टी के स्वार्थ की चिंता न करें। एससी वर्ग की महिला पर अपमानजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की सलाह भी मुख्यमंत्री ने दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये पत्राचार कह लीजिए या फिर पत्र व्यवहार के अलावा पत्रवार जो चल रहा है, ये आखिर कब थमता हुआ नजर आएगा या फिर इसकी जो गति है वो और तेज होगी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो ये जो चिट्ठीवार है वो थमने के आसार नजर नहीं आते, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और जो इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की गई थी, आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद कमलनाथ ने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो कभी भी किसी महिला को लेकर अपमानजनक बात नहीं कहते और उन्होंने इस बात को लेकर खेद भी जताया था। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मामले को इतनी जल्दी थमने नहीं देना चाहती और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को जवाबी चिट्ठी लिखी है और इस बात की उन्होंने सलाह कमलनाथ को दी है कि एससी वर्ग की महिला पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर अब खेद जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कमलनाथ को माफी मांगना पड़ेगी। यानी कि बीजेपी माफी से कम अब किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं ले रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि आप प्रदेश के बाहर से आए हैं, प्रवासी हैं, और लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के विकास और हित के लिए आपको सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने भी जवाबी पत्र लिखकर कमलनाथ को सलाह दी है कि वो इमरती देवी को लेकर जो टिप्पणी की गई है उस पर माफी मांगने का काम करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरैना के जौरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। उनके नेता राहुल गांधी गलती मान रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, लेकिन कमलनाथ माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। वहीं राहुल गांधी से सीएम ने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में बड़ा त्याग किया, आर्थिक संकट था कोरोना के कारण, धन था नहीं खजाने में, और हमने 7वें वेतनमान का एरियर जो था उसकी किस्त स्थगित की थी, तीसरी किस्त जानी थी। लेकिन अब दिवाली के पहले एरियर की तीसरी किस्त का 25% पैसा कर्मचारी बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। इसके बाद फिर इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरा पैसा जो उनके एरियर का है वो उनके खाते में डाल देंगे। दीपावली आ रही है और हमारे जो छोटे कर्मचारी है
उनको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए जिनकी वेतन 40,000 रुपया तक है प्रतिमाह, उनको 10,000 रुपये तक का त्योहार एडवांस भी दिया जाएगा ताकि वो त्योहार खुशी से मना सके। मध्य प्रदेश पुलिस को कभी क्यों नहीं इस तरीके के तोहफे दिए जाते? पुलिस इसमें शामिल है, पुलिस के सारे कर्मचारी शामिल। राहुल गांधी ने माफी मांगी है और कमलनाथ जी ने मना कर दिया। पहली चीज तो ये कि राहुल जी ने ये स्वीकार किया कि कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ जी चोरी और सीना जोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं। और क्या आजकल आइटम वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ के दिए इस बयान पर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक इस बयान को करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की भाषा पसंद नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। One cannot, Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी के आपत्ति जताने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनकी माने तो ये राहुल गांधी जी की राय है और मैंने अपना संदर्भ साफ कर दिया है। मेरा किसी के अपमान का लक्ष्य नहीं था और मैंने तो पहले ही इस पर खेद व्यक्त कर दिया है। इसमें कुछ और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सीएम शिवराज पर एक बार फिर वो हमला बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि शिवराज जनता के बीच जाएं और माफी मांगें। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं इसके बाद सर, आपको क्यों चिंता है? इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ खेद व्यक्त कर चुके हैं, आइटम शब्द गैर संसदीय नहीं है। शब्दों का जाल का आडंबर रच के लोगों की भावनाओं को आंदोलित करना चाहते हैं। कमलनाथ को जानती है प्रदेश और देश की जनता, पर बिसाऊ सिंह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये दोहरे झंडे वाले, दोहरे मन के लोग, जिनका चाल चरित्र हमेशा दुरंगा, इस तरह की मंशा उनकी कभी भी नहीं रहती। और जब एक बड़े व्यक्ति ने खेद व्यक्त कर दिया मीडिया के सामने, तो इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं। बढ़िया प्रचार विचार करो, संघर्ष की बेला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।